learners, welcome back to CMA Junction. In this video, we are going to continue study note 12 related to direct taxation, that is deductions in computing total income. In the previous video, we have started section number 80C. Section number 80C is applicable to individual and HUF, and in the previous video only we have seen that if you want the deduction under section 80C, in that case you need to invest or deposit your money in the categories described below. So in that categories we have discussed about 8 categories. 8 categories we have discussed in the previous video, and today we are going to continue this categories. We have almost 15 to 20 more points related to this topic. So सबसे पहले तो हम इनको रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने ये पॉइंट्स पढ़े हैं, फिर उसके बाद विल कंटिन्यू विथ न्यू टॉपिक्स. सो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. अगर असेसी दैट इज इंडिविजुअल और HUF पेमेंट कर रहा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का, इन दैट केस उसको डिडक्शन मिलेगा. सो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, अगर इंडिविजुअल पेमेंट कर रहा है, इन दैट केस इंडिविजुअल को किसके किसके लिए पेमेंट कर सकता है. सो इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है खुद के लिए, स्पाउस के लिए या फिर चाइल्ड के लिए. चाइल्ड माइनर हो मेजर हो कोई फर्क नहीं पड़ता. इन दैट केस अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इंडिविजुअल पे कर रहा है खुद के लिए, स्पाउस के लिए और चाइल्ड के लिए, तो उसको मिल जाएगा डिडक्शन. नेक्स्ट आते हैं हमारा, अगर HUF पेमेंट कर रहा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का, तो वो किसके लिए करना चाहिए, मेंबर्स के लिए करना चाहिए, तब उसको डिडक्शन मिलेगा. यहाँ पे कुछ लिमिट स्पेसिफाइड है. सो लिमिट आपकी ईयर वाइज स्पेसिफाइड है, ठीक है. अगर अप टू 31 मार्च 2012 का देखें, अप टू 31 मार्च 2012 अगर आपकी पॉलिसी इशू हुई है अप टू 31 मार्च 2012, मतलब इस दिन या इससे पहले वाले दिन, इन दैट केस आपका यहाँ पे आपको डिडक्शन मिलेगा 20% और 20%. किसके लिए, ये वाला 20% डिसेबल के लिए और ये नॉर्मल के लिए, ठीक है. सिमिलर वे में अगर आपको ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2012-13 में अगर पॉलिसी इशू हुई है, तब आपको डिडक्शन मिलेगा यहाँ 10%, यहाँ भी 10%. लेकिन अगर आपको इशू हुई है पॉलिसी ऑन और आफ्टर 1/4/2013, इन दैट केस आपको डिडक्शन मिलेगा यहाँ पे 15% और 10%. 15%, 10%, 20% किसका लेना है हमको, तो बोला गया कि ये जो परसेंटेज है आपको लेना है ऑफ सम एश्योर्ड. जितना सम एश्योर किया गया है उस सम का आप यहाँ पे उसका परसेंटेज लेके आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. सो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड. नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड. क्या बोल रहा है, अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं टुवर्ड्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो यहाँ पे भी सेम पॉइंट, अगर इंडिविजुअल करता है तो किसके किसके लिए कर सकता है. इंडिविजुअल कर रहा है तो वो करेगा अपने लिए, स्पाउस के लिए एंड चाइल्ड के लिए. चाइल्ड माइनर हो मेजर हो कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर HUF कर रहा है तो इन दैट केस वो अपने मेंबर्स के लिए करेगा, ठीक है. सो कंट्रीब्यूशन हो रहा है टुवर्ड्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड. पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इंडिविजुअल या HUF कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और किसके लिए कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, इंडिविजुअल खुद के लिए, स्पाउस के लिए, चाइल्ड के लिए कर सकता है, HUF मेंबर्स के लिए करेगा. नेक्स्ट आते हैं सब्सक्रिप्शन टू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं 8th and 9th इशू वाले पे, इन दैट केस भी आपको डिडक्शन मिलता है. अगर कंट्रीब्यूशन जो है इसमें जॉइंट नेम पे हुआ है, जॉइंट नेम मतलब इंडिविजुअल ने फॉर एग्जांपल खुद के लिए और स्पाउस के लिए, दोनों के लिए वहां पे क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है, इन दैट केस डिडक्शन किसको मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा जिसने कंट्रीब्यूशन पे किया है. तो हमारे केस में इंडिविजुअल ने पे किया है तो इंडिविजुअल को डिडक्शन मिलेगा. नेक्स्ट आते हैं कंट्रीब्यूशन इन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ऑफ UTI और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ऑफ LIC म्यूचुअल फंड अंडर सेक्शन 1023D. क्या बोल रहा है, अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं किस पे, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान. यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान किसका होना चाहिए, या तो UTI का होना चाहिए या तो LIC म्यूचुअल फंड अंडर सेक्शन 1023D वाला होना चाहिए. सो इसमें आपको डिडक्शन मिल जाएगा. किसको मिलेगा, इंडिविजुअल को मिलेगा और HUF को मिलेगा. इंडिविजुअल को कब मिलेगा, जब वो खुद के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहा है, वो स्पाउस के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहा है और वो चाइल्ड के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है.
सो उसको डिडक्शन मिल जाएगा यहाँ पे। और HUF के लिए, HUF जब मेंबर्स के लिए कंट्रीब्यूशन पे कर रहा है तब उसको डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं सम पेड इन नोटिफाइड एन्युटी प्लान ऑफ LIC और अदर इंश्योरर। अगर कोई नोटिफाइड एन्युटी प्लान में LIC के या अदर इंश्योरर के आप पेमेंट करते हैं, या तो उसकी पॉलिसी आप मीन्स एन्युटी प्लान स्टार्ट करने के लिए या एन्युटी प्लान को कंटिन्यू करने के लिए आप कोई भी अमाउंट पे करते हैं तो वो वहाँ पे कवर किया जाएगा। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड अंडर सेक्शन 1023D एडमिनिस्ट्रेटर स्पेसिफाइड कंपनी। क्या बोल रहा है, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं इनके नोटिफाइड यूनिट्स, किसके, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड के, एडमिनिस्ट्रेटर के और स्पेसिफाइड कंपनी के, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। स्पेसिफिकली आप नोटिफाइड यूनिट्स और ये सारे नाम याद रख सकते हैं। साथ साथ ये जो पेमेंट है वो कौन से स्कीम के अंदर होगा, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ठीक है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम पे अगर कोई पेमेंट हो रहा है तो वो भी इस पॉइंट के अंदर कवर किया जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं होम लोन अकाउंट स्कीम पे या फिर नोटिफाइड पेंशन फंड ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक, दोनों किससे रिलेटेड है, हाउस से रिलेटेड है। हाउसिंग लोन पे आप सब्सक्राइब कर रहे हैं या फिर नोटिफाइड पेंशन फंड पे सब्सक्राइब कर रहे हैं ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आ रहा है सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम। ये डिपॉजिट स्कीम किसकी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी की है या तो किसी अथॉरिटी की है, जो कि स्पेसिफिकली किसके लिए लगे हैं, रेसिडेंशियल हाउस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। सो उसके अगर कोई भी नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम में आप पैसे लगाते हैं तो आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा। दोनों लास्ट के पॉइंट हाउसिंग से रिलेटेड है। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं विद आज का पॉइंट। आज हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, देखिए। सबसे पहले तो आता है 9th पॉइंट, हमने 8th तक डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आ रहे हैं हम 9th पॉइंट पे। 9th पॉइंट क्या बोल रहे हैं, देखिए, पेमेंट फॉर परचेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। आप क्या कर रहे हैं, या तो हाउस परचेस कर रहे हैं या तो हाउस कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पेमेंट सिर्फ इन्हीं दोनों के लिए होना चाहिए। आप अगर रिनोवेट करा रहे हैं हाउस, ये सारी चीज़ों पे जो भी खर्च किया गया है आपके तरफ से, वो सब यहाँ पे कवर नहीं किया गया है। सिर्फ परचेस और कंस्ट्रक्शन, आप अपना हाउस बनवा रहे हैं या तो आप अपना हाउस खरीद रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कवर किया गया है। सो पेमेंट फॉर परचेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सो ये जो आपने पेमेंट किया है वो पेमेंट किस तरीके से आपको करना है, बाय वे ऑफ इंस्टॉलमेंट ड्यू अंडर एनी सेल्फ फाइनेंसिंग और अदर स्कीम। क्या बोल रहा है, आपको परचेस या कंस्ट्रक्शन के लिए पेमेंट करना है। ये पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट के फॉर्म पे कर सकते हैं अंडर एनी सेल्फ फाइनेंसिंग और अदर स्कीम। किसी स्कीम के अंदर से आपने फॉर एग्जांपल लोन लिया था, अब लोन का आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये इंस्टॉलमेंट जो है वो आप किसी सेल्फ फाइनेंसिंग या अदर स्कीम के अंदर पेमेंट कर रहे हैं। ये जो सेल्फ फाइनेंसिंग और अदर स्कीम है किसकी होनी चाहिए, डेवलपमेंट अथॉरिटी की होनी चाहिए, हाउसिंग बोर्ड की होनी चाहिए या फिर किसी और अदर अथॉरिटी की होनी चाहिए जो कि इंगेज्ड है कंस्ट्रक्शन और सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑन ओनरशिप बेसिस में, वो इंगेज्ड है, इसी चीज़ का वो काम करते हैं, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने इंस्टॉलमेंट, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया था, सेल्फ फाइनेंसिंग या अदर स्कीम के अंदर मैंने लोन उठाया था, तो उस लोन का मैं इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रही हूँ और इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रही हूँ। ये जो सेल्फ फाइनेंसिंग और अदर स्कीम है वो किसकी होनी चाहिए, डेवलपमेंट अथॉरिटी, हाउसिंग बोर्ड या फिर अदर अथॉरिटी जिसका काम है कंस्ट्रक्शन या फिर हाउस प्रॉपर्टी बेचना ओनरशिप बेसिस में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, मैं पेमेंट कर रही हूँ किस चीज़ का, मैंने परचेस किया है और कंस्ट्रक्शन किया है हाउस प्रॉपर्टी, तो मैं पेमेंट किस फॉर्म पे कर रही हूँ, इंस्टॉलमेंट के फॉर्म पे कर रही हूँ किसी कंपनी को या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी को जिसमें मैं शेयर होल्डर हूँ या मेंबर हूँ। मैंने घर लिया, ठीक है, मेरी एक कंपनी थी, मैं किसी एक कंपनी में काम करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल सीजे लिमिटेड में मैं काम करती हूँ, तो उन्होंने मुझे घर प्रोवाइड किया, ठीक है, मुझे एक हाउस प्रोवाइड किया, इस हाउस में मुझे रहने दिया गया और ये हाउस मैं खुद ओन भी कर सकती हूँ अगर मैं इंस्टॉलमेंट में लोन का अमाउंट पे करते रहूँ तो, ठीक है। सो मेरा क्या हो गया, यहाँ पे मैंने हाउस परचेस कर लिया और परचेस का अमाउंट मुझे इंस्टॉलमेंट में कंपनी को पे करते रहना है। सो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है, कंपनी की मैं कौन हूँ, मैं एम्प्लॉय हूँ क्या, आंसर इज नो, मैं शेयर होल्डर हूँ, ठीक है। मैं कौन हूँ, मैं शेयर होल्डर हूँ। तब
आपका ये अप्लाई करेगा। सेम पॉइंट यहाँ लिखा है, देखिए इंस्टॉलमेंट ड्यू टू एनी कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आप मेंबर हैं तो ये काम करेगा, और अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर है तो काम करेगा। देखिए इंस्टॉलमेंट ड्यू टू एनी कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ विच असेसी इज शेयर होल्डर और मेंबर। सो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इंस्टॉलमेंट पे कर रही हूँ किस चीज़ के लिए, टूवर्ड्स कॉस्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अलॉटेड टू हिम। मुझे एक हाउस प्रॉपर्टी अलॉट किया गया और उसके कॉस्ट को पे करने के लिए मैं इंस्टॉलमेंट में अमाउंट्स पे कर रही हूँ। सो इस पॉइंट को भी यहाँ पे कवर किया गया। अगर ऐसा कोई केस है तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है रीपेमेंट ऑफ बोरोड मनी फ्रॉम स्पेसिफाइड पर्सन। आपने बोरो किया है मनी, जैसे बैंक से जाके मैंने डायरेक्टली लोन लिया, ये तो स्कीम के अंदर लोन लिया था, यहाँ पे कंपनी से लोन लिया था, यहाँ पे जाके स्पेसिफाइड पर्सन से लोन लिया है। सो स्पेसिफाइड पर्सन कौन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक या फिर LIC। और इसके साथ साथ और भी सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं। मैंने नॉर्मली आपको ये 4 पॉइंट बताया क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक एंड LIC, ठीक है। इनसे मैंने लोन लिया है और उसका मैं रीपेमेंट कर रही हूँ। इसके साथ साथ स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और अदर एक्सपेंसेस फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल मैंने हाउस परचेज किया है ना, परचेज किया है तो मैंने किसी पर्सन से खरीदा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने मिस्टर ए से खरीदा है, तो मिस्टर ए से जब मैंने खरीदा तो मुझे स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और अदर एक्सपेंसेस पे करने होंगे ताकि वो हाउस मेरे नाम पे हो जाए, ठीक है। मुझे अगर हाउस मेरे नाम पे करना है तो मुझे ये सारे खर्चे उठाने पड़ेंगे। सो अगर आप ऐसा कुछ खर्च भी करते हैं रिलेटेड टू परचेस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इन दैट केस भी उसका भी आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा। सो 4 चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। या तो आपने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया है, और सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम किसकी हो सकती है, डेवलपमेंट अथॉरिटी, हाउसिंग बोर्ड, अदर अथॉरिटी जो कि इंगेज है किसमें, कंस्ट्रक्शन या सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑन ओनरशिप बेसिस। नेक्स्ट, अगर आपने कोई इंस्टॉलमेंट पे किया है किसी कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को, ऐसी कंपनी जहां पे आप शेयर होल्डर हैं, ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जहां पे आप मेंबर हैं, उन्होंने आपको एक हाउस अलॉट किया था, उसके कॉस्ट को पेमेंट करने के लिए आपको इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो वो भी कवर किया जाएगा। अगर आपने कोई बोरो किया है अमाउंट फ्रॉम स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन में हमने कौन कौन देखा, CG, SG, LIC, बैंक, ये सारे पॉइंट्स वहां पे कवर किए गए। इसके साथ साथ अगर स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और अदर एक्सपेंसेस आपने किए हैं आप हाउस को अपने नाम पे कराने के लिए, तो वो भी आपका यहाँ पे कवर किया गया है, ठीक है। सो ये था हमारा 9th पॉइंट। आई होप क्लैरिटी आई हो आपको। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, देखिए अमाउंट इन्वेस्टेड इन डिबेंचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स ऑफ और इक्विटी शेयर्स इन एन एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल। क्या कर रहे हैं हम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। किस फॉर्म में अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, या तो डिबेंचर्स के फॉर्म पे या तो इक्विटी शेयर्स के फॉर्म पे, ठीक है। मैंने इन्वेस्ट किया है अमाउंट, किस फॉर्म पे इन्वेस्ट किया है, डिबेंचर्स के फॉर्म पे या इक्विटी शेयर्स के फॉर्म पे। ध्यान दीजिएगा, डिबेंचर्स और इक्विटी शेयर्स आपको किसका खरीदना है, एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल का आपको खरीदना है। या फिर आपने क्या किया है, एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल ऑफ एनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपने इन्वेस्ट कर दिया। किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल में आपने इन्वेस्ट किया है, या फिर किसी कंपनी के डिबेंचर्स और इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं, कौन से वाले, जो कि एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल वाले थे वो खरीदे। अब ये एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल होता क्या है वो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा। सो एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल, ध्यान दीजिएगा, पब्लिक कंपनी और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए हमको बताया गया है कि जो कि फॉर्म की गई है इंडिया एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया, ऐसी पब्लिक कंपनी जो कि इंडिया में फॉर्म हुई है और रजिस्टर हुई है इंडिया में, उसने इशू किया है, एक इशू लाया है उसने, और इंटायर प्रोसीड्स ऑफ द इशू जो है वो यूटिलाइज किया गया है सेक्शन नंबर 80IA4 के लिए, ठीक है। क्या बोल रहा है ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल क्या है बताइए। सो यहाँ पे बोला गया कि एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल मतलब ऐसा इशू जहां पे कोई पब्लिक कंपनी, कौन सी पब्लिक कंपनी, जो कि इंडिया में फॉर्म हुई है और साथ साथ रजिस्टर भी इंडिया में ही होनी चाहिए। इंडिया में फॉर्म हुई है, इंडिया में रजिस्टर हुई है, ठीक है। एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल मतलब एक ऐसा इशू जिसमें पब्लिक कंपनी जो कि इंडिया में रजिस्टर हुई है और साथ साथ इंडिया में फॉर्म हुई है, उसने इशू किया है, और उस इशू का इंटायर प्रोसीड्स मतलब पूरा का पूरा प्रोसीड, जितना भी उस इशू से पैसा आया होगा वो पूरा का पूरा पैसा सेक्शन नंबर
80IA सबसेक्शन 4 वाले बिजनेस में पूरा का पूरा लगा दिया गया। अब ये इशू क्या होता है, जैसे हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इशू हुआ, ठीक है। सो शेयर्स या डिबेंचर्स आप इशू कर रहे हैं, कोई पब्लिक कंपनी इशू कर रही है, ऐसी पब्लिक कंपनी जो कि इंडिया में फॉर्म हुई है और रजिस्टर हुई है, साथ साथ उसका सारा एंटायर प्रोसीड्स, उस इशू का एंटायर प्रोसीड्स अगर आप सेक्शन नंबर 80IA सबसेक्शन 4 में अप्लाई करते हैं, इन दैट केस उसको एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल बोला जाएगा, ठीक है। सिमिलर वे में पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए भी है। कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जरूरी नहीं है कि वो इंडिया में फॉर्म हो और रजिस्टर्ड हो, किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इशू किया है और उसका एंटायर प्रोसीड्स होली एंड एक्सक्लूसिवली यूज किया गया ऐसे बिजनेस के लिए जो कि रिफर किया गया सेक्शन नंबर 80IA सबसेक्शन 4 में, ठीक है। सो आई होप क्लैरिटी आई हो आपको कि एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल क्या है। अब देखिए सेक्शन नंबर 80IA 4 के बिजनेस में हमको लगाना है पैसा, तो सेक्शन नंबर 80IA सबसेक्शन 4 के अंदर कौन कौन से बिजनेस कवर्ड है। सो वहाँ पे आपका कवर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, मैं इन डिटेल नहीं जा रही हूँ, लेकिन ऊपर ऊपर के पॉइंट्स मैंने पकड़ लिए हैं कि कौन कौन से बिजनेस वहाँ पे कवर किए गए हैं, ठीक है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वहाँ कवर किया गया है, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अगर आप कर रहे हैं, सो वो भी यहाँ पे कवर किया गया है। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज कवर की गई हैं, डेवलप्स, ऑपरेट्स एंड मेंटेन्स और ऑपरेट इंडस्ट्रियल पार्क और एसीजेड, अगर आप इंडस्ट्रियल पार्क एसीजेड को डेवलप करते हैं, ऑपरेट करते हैं, मेंटेन करते हैं और ऑपरेट करते हैं, तो आप यहाँ पे कवर किए जाएंगे। साथ साथ रिकंस्ट्रक्शन और रिवाइवल ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है और रिवाइवल हो रहा है पावर जनरेटिंग प्लांट का, तो वो भी यहाँ पे कवर किया गया। आप ऐसा काम करते हैं, आप रिकंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, सो वो भी यहाँ पे कवर किया गया। ये 5 आपको स्पेसिफाई किए गए सेक्शन नंबर 80IA सबसेक्शन 4 के अंदर। अगर आप इसमें पैसा आप इशू करते हैं और इशू करने के बाद जो भी पैसा आता है वो पूरी तरीके से इन पे लगाते हैं, तो उसको हम एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। सो क्या हो रहा है, ये तो हो गई कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात, कंपनी और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कि वो एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल कर रहे हैं। हमको डिडक्शन कैसे मिलेगा, अगर मुझे डिडक्शन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदने पड़ेंगे और इसके दैट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मुझे डायरेक्टली इन्वेस्ट करना पड़ेगा एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल पे। अगर मैं ऐसा करती हूँ, इस कंपनी के एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल पे मैं शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदती हूँ, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल पे मैं अगर पैसे इन्वेस्ट करती हूँ, इन दैट केस मुझे डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है सब्सक्रिप्शन टू यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अंडर सेक्शन 1023D के अंदर मैं सब्सक्राइब करती हूँ म्यूचुअल फंड को, और ध्यान दीजिएगा अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू सच यूनिट इज सब्सक्राइब्ड ओनली इन एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल। यहाँ पे भी एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल बोला गया, ये एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल और वो दोनों सेम है, ठीक है। सो मुझे सब्सक्राइब करना है म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, और ऐसी यूनिट्स को सब्सक्राइब करना है जो कि एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल से रिलेटेड है, इन दैट केस मुझे डिडक्शन मिलेगा। अगर आप टर्म डिपॉजिट कर रहे हैं 5 साल के लिए या उससे ज्यादा के लिए, किसके साथ, स्केड्यूल्ड बैंक के साथ, तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। 5 साल या उससे ज्यादा के लिए टर्म डिपॉजिट, देन उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। नोटिफाइड बॉन्ड्स जो कि इशू किए गए हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज NABARD ने जो भी नोटिफाइड बॉन्ड्स इशू किए हैं, अगर आप उनको सब्सक्राइब करते हैं तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा डालते हैं, वहां पे भी डिडक्शन मिल जाएगा। 5 ईयर का टाइम डिपॉजिट करते हैं पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट रूल्स के अंदर, मतलब पोस्ट ऑफिस में 5 साल के लिए टाइम डिपॉजिट करते हैं, इन दैट केस यहाँ डिडक्शन मिल जाएगा। बैंक में 5 साल के लिए डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ मिलेगा, पोस्ट ऑफिस में करते हैं तो यहाँ मिलेगा। तो ये तो हो गई फर्स्ट कैटेगरी जो कि अप्लाई करती है इंडिविजुअल और HUF दोनों को। कौन सा सेक्शन देख रहे हैं हम, सेक्शन नंबर 80C। सेक्शन नंबर 80C के अंदर अभी तक हमने वो पॉइंट्स देखे जो कि इंडिविजुअल और HUF दोनों को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम आ रहे हैं, अब हम वो पॉइंट देखने वाले हैं जो कि सिर्फ इंडिविजुअल को अप्लाई करते हैं, HUF के लिए नहीं है, ठीक है। सो कैटेगरी बी दैट इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड HUF, सॉरी इंडिविजुअल ओनली, सेक्शन नंबर 80C का कैटेगरी बी देख रहे हैं हम, ठीक है। क्या बोल रहा है देखिए, पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कम्यूटेबल डिफर्ड एन्युटी। अब ये नॉन कम्यूटेबल क्या होता है समझिएगा। नॉन कम्यूटेबल मतलब जिसमें लम सम पे पेमेंट
नहीं मिल सकता। आपको जो पेमेंट है वो कैसे मिलेगा, एनुअली, वीकली, मंथली, ऐसा मिलेगा, एक साथ पूरा का पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। सो पेमेंट कर रहे हैं आप ऐसी डिफर्ड एनुइटी के लिए जो कि नॉन कम्यूटेबल है, जिसमें आपको लमसम में पेमेंट नहीं मिलने वाला है। सो ये कौन कर रहा है, इंडिविजुअल कर रहा है, पेमेंट कर रहा है नॉन कम्यूटेबल डिफर्ड एनुइटी के लिए। किसके लिए, खुद के लिए या तो स्पाउस या चाइल्ड के लिए, चाइल्ड माइनर मेजर दोनों हो सकता है। नेक्स्ट केस देखिए क्या बोल रहा है, एनी सम डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सैलरी से कुछ अमाउंट डिडक्ट किया गया। ये अमाउंट किस लिए डिडक्ट किया गया, डिफर्ड एनुइटी के लिए या फिर प्रोविजन बनाने के लिए स्पाउस या चिल्ड्रन के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एम्प्लॉय हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, ठीक है। सो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मुझे जो सैलरी मिलती है उस सैलरी से मेरा कुछ अमाउंट डिडक्ट किया गया। ये अमाउंट डिडक्ट क्यों किया गया, या तो मेरे लिए डिफर्ड एनुइटी बनाने के लिए या तो मेरे स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए प्रोविजंस बनाने के लिए, ठीक है। सो ये चीज यहाँ पे बोली गई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी मिल रही है, उसको डिडक्ट किया गया है डिफर्ड एनुइटी के लिए या फिर प्रोविजन बनाने के लिए स्पाउस और चिल्ड्रन के, ठीक है। इन दैट केस आपको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन कितना मिलेगा, मैक्सिमम 20% ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अगर है उतना अमाउंट तक का डिडक्शन मिलेगा। 20% से ज़्यादा अगर आप डिफर्ड एनुइटी या प्रोविजन के लिए डालते हैं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 20% तक मिल जाएगा, उससे ज़्यादा का आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 25% ऑफ सैलरी आपने डाला है, लेकिन आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, सिर्फ 20% ऑफ सैलरी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बोला जा रहा है कि कंट्रीब्यूशन कर रहा है कोई इंडिविजुअल स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, सो आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं आप किसी नोटिफाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे, नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम में। सो नॉर्मली इसके अंदर जो नोटिफाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटी या नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम है तो उसके अंदर सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम को कवर किया गया है। सो अगर आपको क्वेश्चन में आता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में आपने पैसे डाले हैं तो वो यहाँ पे कवर किया जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू एनी नोटिफाइड पेंशन फंड सेट अप बाय म्यूचुअल फंड अंडर सेक्शन 1023D, एडमिनिस्ट्रेटर स्पेसिफाइड कंपनी रिफर्ड अंडर सेक्शन 2 ऑफ UTI। आप क्या कर रहे हैं, नोटिफाइड पेंशन फंड में पैसा डाल रहे हैं, किसने बनाया, म्यूचुअल फंड ने, एडमिनिस्ट्रेटर ने या फिर स्पेसिफाइड कंपनी ने, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है, आप अगर पेमेंट कर रहे हैं किसी ट्यूशन फीस का, फॉर एग्जांपल मैं जाती हूँ कॉलेज तो मुझे ट्यूशन फीस पे करनी पड़ती है कॉलेज की। सो ट्यूशन फीस आप पे कर रहे हैं फॉर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल या फिर अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि इंडिया में सिचुएटेड है और फुल टाइम एजुकेशन के लिए आप ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, मिस्टर ए के 3 चाइल्ड हैं, ठीक है, 3 चाइल्ड हैं, तो वो बताइए उनको तीनों के लिए डिडक्शन मिलेगा कि तीनों कॉलेज में, तीनों की ट्यूशन फीस वो पे करते हैं, तीनों का डिडक्शन मिलेगा क्या, आंसर इज नो। बोला क्या, मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा के लिए नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं एडमिशन फीस का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिकली ट्यूशन फीस को कवर किया गया है। स्कूल को डोनेशन दे रहे हैं कोई तो वो यहाँ पे कवर नहीं किया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे ट्यूशन फीस में आपका डोनेशन कवर नहीं किया गया है और साथ साथ प्राइवेट ट्यूशन फीस भी कवर नहीं है, ठीक है। प्राइवेट ट्यूशन से आप जा रहे हैं जो कोचिंग्स वो सब यहाँ नहीं कवर्ड है, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल के लिए कवर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इंपॉर्टेंट नोट आपको दिया हुआ है वो हम बाद में देखेंगे, वो लास्ट के लिए है। सो ये जो पॉइंट है ये आपका यहाँ आना चाहिए लास्ट पे, ठीक है। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं क्या बोल रहे हैं। देखिए, न्यू पॉइंट इंसर्ट किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। कंट्रीब्यूशन टू स्पेसिफाइड अकाउंट नोटिफाइड पेंशन स्कीम टायर 2 अकाउंट रिफर्ड इन सेक्शन 80CCD, जो अभी हम सेक्शन नंबर 80CCD पढ़ने वाले हैं ना, उसमें अगर उसमें जो भी पॉइंट लिखा हुआ है, सो उसमें नोटिफाइड पेंशन स्कीम में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो अटल पेंशन योजना एंड न्यू पेंशन योजना वहाँ पे कवर किया गया है, ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम। सो वो वहाँ पे कवर किया गया। अगर उसमें आप पैसा लगा रहे हैं फिक्स्ड पीरियड के लिए, नॉट लेस देन 3 years बाय एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें पैसा लगा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय को उसमें पैसा लगा रहा है, इन दैट केस वो भी यहाँ पे कवर कर लिया गया है, ठीक है। 80CCD के अंदर पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। अब डिडक्शन कितना मिलेगा, इतना सारा पॉइंट देख लिया, गवर्नमेंट सब में डिडक्शन देते जाएगी, पूरा का पूरा तो गवर्नमेंट तो लुट जाएगी,
इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम तो लिमिट लगाएंगे आपके लिए। क्वांटम ऑफ डिडक्शन मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, देखिए ऊपर के जो भी पॉइंट्स पढ़े हैं आपने उस पर मैक्सिमम आपको 1,50,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ATC के अंदर जो भी पॉइंट्स हमने देखे उसमें पूरे का मिला के इन टोटल 1,50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ये था हमारा सेक्शन नंबर 80C। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें लॉक इन पीरियड भी आता है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, सो ये जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है इसमें आपको कितना डिडक्शन मिलेगा। सो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए आपको डिडक्शन तो पूरा मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। पहली बात तो वो जो सारी कंडीशन अपने इस सेक्शन के अंदर इस पॉइंट के अंदर पढ़ी, और साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको प्रीमियम जो है मिनिमम 2 ईयर्स के लिए पे करना पड़ेगा। मिनिमम 2 ईयर्स के लिए प्रीमियम पे करो तभी ये डिडक्शन ले पाओगे। अगर आपने प्रीमियम आप जब डिडक्शन लिया उसके 2 साल तक आप प्रीमियम नहीं पे कर रहे हैं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड वाले के लिए कोई स्पेसिफाइड लिमिट्स नहीं है। हाउसिंग लोन के लिए, हाउसिंग लोन जो हमने 9th वाला पॉइंट देखा था ना यहाँ पे, जो हमने आज पहला डिस्कस किया, उसके लिए भी लिमिट दी हुई है। सो ये जो हाउसिंग लोन है इसके लिए बोला गया है, यहाँ पे आपको लॉक इन पीरियड है 5 ईयर्स का। ठीक है, मतलब जो भी हाउस आप परचेस कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, उस हाउस को कम से कम 5 साल के लिए आपको रखना पड़ेगा। अदरवाइज जो भी डिडक्शन आपको मिला था वो पूरी तरीके से आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान वाला जो हमने पॉइंट देखा, इस पे भी लॉक इन पीरियड है। कितना लॉक इन पीरियड है, यहाँ पे 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है। जो भी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में आपने पैसे लगाए तो कम से कम 5 साल के लिए आपको रखने पड़ेंगे। तो जहाँ जहाँ पे मैं लिखते जा रही हूँ आपको मैं ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, सो आप भी ऊपर पे लॉक इन पीरियड्स आपका लिखते जाइए ताकि आपको क्लैरिटी रहे। नेक्स्ट आते हैं शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी वाला जो पॉइंट हमने देखा, दैट इज ये वाला पॉइंट। ठीक है, एलिजिबल इश्यू ऑफ कैपिटल वाला पॉइंट। सो इसके लिए भी है कि अगर आप शेयर्स और डिबेंचर्स खरीद रहे हैं तो ये शेयर्स और डिबेंचर्स को आपको अपने पास रखना पड़ेगा 3 ईयर्स के लिए। अगर 3 ईयर्स के अंदर आप ट्रांसफर कर देते तो आपके लिए वो टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट जो हमने देखा है यहाँ पे, दैट इज दिस वन, ये दोनों के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, सो इसके लिए आपको टाइम दिया गया है 5 ईयर्स, यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया हुआ है 5 ईयर्स ऑफ टाइम डिपॉजिट, है ना। सो 5 ईयर्स इसके लिए एप्लीकेबल है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए भी आपका 5 साल का लिमिट एप्लीकेबल है। अगर आप ये जो लॉक इन पीरियड दिया गया है वो फॉलो नहीं करते हैं, इन दैट केस आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये तो हो गया हमारा सेक्शन नंबर 80C पूरी तरीके से कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सेक्शन नंबर 80CCC। क्या बोल रहा है देखिए, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आप, पेंशन फंड के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है ये। कंडीशन क्या है, आपको अमाउंट पे करना है अंडर एन एन्युटी प्लान, और पेमेंट जो है वो टैक्सेबल इनकम से आपको करना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे एग्रीकल्चरल इनकम आती है, एग्रीकल्चरल इनकम मैं ऑन करती हूँ, बताइए एग्रीकल्चरल इनकम डायरेक्ट टैक्स के अंदर टैक्सेबल है क्या? आंसर इज नो, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाती एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर। इन दैट केस बताइए, इस एग्रीकल्चरल इनकम का पैसा उठा के मैंने एन्युटी प्लान पे डाल दिया तो क्या मुझे डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज नो। बोला गया जो टैक्सेबल इनकम है सिर्फ उसी का पैसा आपको एन्युटी प्लान पे डालना है। भले आप पैसा जो है टैक्सेबल इनकम का होना चाहिए, भले इस साल का हो, पिछले साल का हो, पिछले के पिछले साल का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टैक्सेबल इनकम का पैसा डालना है। किस में डालना है? एन्युटी प्लान पे डालना है, पेंशन फंड वाले। ठीक है, सो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। क्वांटम ऑफ डिडक्शन, कितना डिडक्शन मिलेगा? सो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग आपको डिडक्शन मिलेगा, जितना आपने डिपॉजिट किया है या फिर 1,50,000। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अदर पॉइंट। आपको क्या दिया हुआ है, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट और बोनस एक्रूड। जो भी इंटरेस्ट और बोनस एक्रू होगा आपको इसके अंदर, ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट या बोनस जो कि आपको एक्रू होता है इसके अंदर, वो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके लिए आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है विड्रॉल फ्रॉम सच फंड। अगर उस फंड से आप पैसा निकालते हैं, इन दैट केस जिसके भी हाथ पे वो पैसा आता है उसके हाथ पे वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लैरिटी आई हो आपको। एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C,
आपने अगर 80CCC के अंदर डिडक्शन ले लिया पेंशन फंड वाला, तो 80C के अंदर पेंशन फंड वाला डिडक्शन नहीं ले सकते। ध्यान दीजिएगा, ये जो एन्युटी प्लान है ये किसका होना चाहिए, या तो LIC का होना चाहिए या किसी और इंश्योरर का। LIC या अदर इंश्योरर का आपने क्या लिया है, एन्युटी प्लान लिया है। 80CCC के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कितना डिडक्शन, अमाउंट जितना आपने डिपॉजिट किया है, या फिर ₹1,50,000 विच एवर इज लोअर आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 80CCD। क्या बोल रहा है, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम। ध्यान दीजिए, 80C के अंदर जो हमने पॉइंट देखा था लास्ट वाला, इंडिविजुअल के लिए जो एप्लीकेबल था, उसके अंदर बोला गया था कि 80CCD का डिडक्शन भी आप 80C के अंदर ले सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ लेना है 80CCD के अंदर तो यहाँ लीजिए, और अगर आपको वहाँ लेना है तो वहाँ लीजिए। ठीक है, वहाँ किसके लिए एप्लीकेबल है, वहाँ सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एप्लीकेबल है। देखिए क्या बोल रहा है, एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल करता है। ये कंडीशन क्या है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर असेसी ने पे करना होना चाहिए, डिपॉजिट किया होना चाहिए एनी अमाउंट इन हिज अकाउंट अंडर अ पेंशन स्कीम नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी पेंशन स्कीम नोटिफाई की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, न्यू पेंशन सिस्टम या फिर अटल पेंशन योजना। आपको डालना है पैसा किसमें, न्यू पेंशन सिस्टम या अटल पेंशन योजना में, सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम के अंदर, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, आप अगर एम्प्लॉय हैं, ठीक है, अगर एम्प्लॉय पैसा डाल रहा है तो एम्प्लॉय जो है वो दो तरीके से पैसा डाल सकता है। पहला क्या, वो क्या करे, वो खुद का पैसा डालेगा एम्प्लॉय, और साथ साथ उसका एम्प्लॉयर उसके लिए कंट्रीब्यूशन डालता है। दो चीजें आती हैं, खुद का पैसा और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, दो चीजें यहाँ पर डलती हैं। ठीक है, और अगर आप एम्प्लॉय नहीं है, इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस सिर्फ आप अपना कंट्रीब्यूशन देंगे वहां पे, है ना। सो ध्यान दीजिएगा, अभी हम देख रहे हैं एम्प्लॉय का केस जहाँ पे आप खुद का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। प्लीज़ एक बार इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी आपको। ये मैंने पूरा चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको बोला गया है क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितना मिलेगा। सो अगर आप एम्प्लॉय हैं, कवर्ड अंडर नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन सिस्टम के अंदर आप कवर्ड हैं, इन दैट केस ओन कंट्रीब्यूशन या फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉयर का खुद का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉय जो खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो टोटल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जितना भी किया उसमें से डायरेक्टली आपको 80CCD 1B के अंदर 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। फिर आपके पास कुछ ना कुछ बैलेंस बचेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपीज एम्प्लॉय ने डाला था, जिसमें से 50,000 का डायरेक्ट डिडक्शन मिल गया, 50,000 अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, अब इस 50,000 का क्या होगा, इस बचे हुए 50,000 का आप इस बचे हुए 50,000 को इधर ले आओ। ठीक है, बैलेंस ऑन कंट्रीब्यूशन कितना बचा है, 50,000, 10% ऑफ सैलरी, या फिर बैलेंस लिमिट ऑफ 80C। ये क्या हो गया, 80C के अंदर 1,50,000 का डिडक्शन मिलता है आपको, है ना। 80C के अंदर बोला गया है कि मैक्सिमम 1,50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल 80C के अंदर आपने सिर्फ 1,10,000 तक का डिडक्शन आप ले पाए, अभी भी वहां पे 40,000 बचा हुआ है। ठीक है, तो ये 40,000 को यहाँ ले आओ। ठीक है, बैलेंस लिमिट ऑफ 80C, ओन कंट्रीब्यूशन कितना बचा है, 50,000, और 10% ऑफ सैलरी, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ले रही हूँ 60,000। तो आपको मिलेगा लोअर ऑफ द फॉलोइंग, इन तीनों में से आपको लोअर का डिडक्शन मिल जाएगा, तो 40,000 का यहाँ डिडक्शन मिलेगा। पहले ये 50,000 पूरा डिडक्शन मिल जाएगा आपको ऊपर, यहाँ पे 80CCD 1B के अंदर पूरा का पूरा 50,000 का डायरेक्ट डिडक्शन है। उसके बाद लोअर का डिडक्शन मिलेगा आपको, लोअर किसका, जितना भी बैलेंस बचा है, 10% ऑफ सैलरी या बैलेंस लिमिट ऑफ 80C, जितना लोअर होगा उतने का डिडक्शन मिलेगा 80CCD 1A के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट बोल रहा है हमको एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन के लिए। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का आपको मिलेगा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन जितना भी एम्प्लॉयर ने किया है, या फिर 10% ऑफ सैलरी। सैलरी मतलब बेसिक प्लस जीए फॉर्मिंग पार्ट, सेम यहाँ पे भी सैलरी का मतलब बेसिक प्लस जीए जो कि फॉर्मिंग पार्ट है ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट उसका। सो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर आपको डिडक्शन मिलेगा। ध्यान दीजिएगा जो 10% है वो 14% हो जाएगा अगर कंट्रीब्यूशन किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपके लिए कंट्रीब्यूशन किया, इन दैट केस ये चेंज हो जाएगा, 10% की जगह क्या आएगा, 14%। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अदर इंडिविजुअल्स के लिए। अदर इंडिविजुअल्स के लिए क्या बोल रहा है, देखिए
अगर अदर इंडिविजुअल है मतलब एम्प्लॉय नहीं है तो वो खुद का ही कंट्रीब्यूशन करेगा, उसका एम्प्लॉयर तो कंट्रीब्यूट करने नहीं वाला, तो ओनली ओन कंट्रीब्यूशन आएगा। तो डिडक्शन कितना मिलेगा, टोटल कंट्रीब्यूशन जितना भी है उसका 50,000 डायरेक्टली मिल जाएगा जैसे वहां पे देखा था। उसके बाद ये जो बचा हुआ बैलेंस है उसको ले आओ, 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम एंड बैलेंस ऑफ एटीसी, इन तीनों का आपको लोअर मिल जाएगा डिडक्शन। ठीक है, सो आई होप क्लैरिटी आई हो। एक बार और मैं आपको इसको समझाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए क्या बोल रहा है समझिएगा। हम देख रहे हैं सेक्शन नंबर 80CCD, किसके लिए देख रहे हैं, अभी मैं सिर्फ आपको एम्प्लॉय का बता रही हूँ। जो एम्प्लॉय हैं उनको क्या होगा, वो खुद कंट्रीब्यूट करेंगे और उनका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। सो ओन कंट्रीब्यूशन आएगा यहाँ पे और साथ साथ एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ओन कंट्रीब्यूशन की, जो कि एम्प्लॉय ने खुद कंट्रीब्यूट किया है अपने लिए। इन दैट केस जितना उसने कंट्रीब्यूट किया है उसमें से माइनस कर दीजिए डायरेक्टली 50,000। जितना भी कंट्रीब्यूट किया है उससे माइनस कर दीजिए 80CCD 1B के अंदर कितना माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट माइनस कर दीजिए 50,000। ठीक है, फिर उसके बाद आपका कुछ ना कुछ अमाउंट बचेगा तो उसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं बैलेंस। ठीक है, इसको हमने नाम दिया बैलेंस। अब इस बैलेंस का क्या करना है, तो आपको लेना है बैलेंस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी मतलब यहाँ पे बेसिक प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, या फिर बैलेंस ऑफ ATC के अंदर कुछ बचा होगा 1,50,000 का जो आपको डिडक्शन मिला है। अगर 1,50,000 पूरा ले लिया आपने तो इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पे तो आपको इन तीनों का लोअर मिलेगा। अगर आपका ADC के अंदर कुछ भी नहीं बचा है, इन दैट केस यहाँ पे आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ ये 50,000 का मिलेगा। ठीक है, अगर ADC के अंदर आपको बचा है कुछ अमाउंट और फिर उसके बाद आपको इन तीनों में से लोअर देखना है, बैलेंस 10% ऑफ सैलरी या बैलेंस ऑफ ATC, तीनों में से जो लोअर होगा उतना डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 डिडक्शन मिलता है ओन कंट्रीब्यूशन का। पहला तो आपका 50,000 वाला लिमिट और आपका ये तीनों में से जो लोअर होगा उतना। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का क्या होगा, तो एम्प्लॉयर ने जितना कंट्रीब्यूट किया है वो अमाउंट, या फिर 10% ऑफ सैलरी। 10% किसके लिए, नॉर्मल एम्प्लॉयज के लिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो 14% ऑफ सैलरी हो जाएगा। सैलरी यहाँ क्या है, बेसिक प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, इन दोनों का लोअर मिलेगा एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे। आई होप क्लैरिटी आई हो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज किसका देखेंगे अब हम देखेंगे जहाँ पे इंडिविजुअल है जो कि एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है तो वो सिर्फ ओन कंट्रीब्यूशन आएगा उसके लिए। ओन कंट्रीब्यूशन सिर्फ आएगा तो ओन कंट्रीब्यूशन में कितना डिडक्शन मिलेगा, तो टोटल जितना भी उसने कंट्रीब्यूट किया है वो अमाउंट उसमें से डायरेक्ट आप माइनस कर दीजिए 80CCD 1B के अंदर 50,000 सबसे पहले माइनस कर दीजिए। जो भी बचेगा उसको हम यहाँ पे बैलेंस बोल रहे हैं। अब ये जो बैलेंस है या फिर 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम का 20%, या फिर प्रीवियस ईयर की ग्रॉस टोटल इनकम का 20%, या फिर बैलेंस ऑफ ATC, विचएवर इज लोअर, आपको ये भी डिडक्शन मिल जाएगा। वहां पे वो सैलरीड एम्प्लॉय है इसलिए हमने उसका 10% ऑफ सैलरी लिया। यहाँ पे सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है इसलिए हमने क्या लिया, 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। आई होप क्लैरिटी आई हो आपका अच्छे से इस पे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए ये तो हो गई 80CCD की बात। इससे रिलेटेड विड्रॉल का एग्जेम्पशन भी दिया है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो पॉइंट्स है इससे रिलेटेड हम एग्जांपल देखेंगे, लेकिन पहले जो इनसे रिलेटेड सारे पॉइंट्स है उसको कवर करेंगे, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं देखिए, एग्जेम्पशन ऑफ विड्रॉल, फुल विड्रॉल। क्या कर रहे हैं आप, पूरा का पूरा अमाउंट एक बार में विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, किससे विड्रॉ कर रहे हैं, जो आपने यहाँ पे अटल पेंशन योजना या न्यू पेंशन सिस्टम के अंदर पैसा लगाया है वो पैसे आप क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। अगर आप पूरा का पूरा अमाउंट एक बार में विड्रॉ कर लेते हैं, इन दैट केस 40% आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 60% आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आप पार्शियल विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब कुछ समझ लीजिए, पार्शियल विड्रॉल मतलब आधा अमाउंट भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है। ठीक है, सो पार्शियल विड्रॉ अगर कर रहे हैं आप अप टू 25%,
मतलब मैंने पूरा 100% पैसा डाला है और उसमें से मैं 25% निकाल रही हूँ, अप टू 25%, मतलब 25%, 20%, 10%, 15% कुछ भी निकाल सकती हूँ, लेकिन 25% तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो नहीं होगा, ठीक है। अप टू 25% अगर आप निकाल रहे हैं, इन दैट केस अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉय अंडर पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय ने जो भी कंट्रीब्यूट किया होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन एम्प्लॉयर का टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर का लिखा है कि यहाँ पे आंसर इज नो, तो एम्प्लॉयर का यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं परचेज एन्युटी प्लान। आपने एन्युटी प्लान खरीदा है तो ये आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। आपने विड्रॉ किया, पैसे विड्रॉ किया और दूसरा एन्युटी प्लान में पैसा डाल दिया तो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। और आपने विड्रॉल कब किया, डेथ ऑफ असेसी पे विड्रॉ किया है तो एग्जेम्प्ट रहेगा इन द हैंड्स ऑफ नॉमिनी। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 80C के अंदर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा इसी पर्टिकुलर पॉइंट का। हमने देखा 80C के अंदर स्पेसिफिकली 80CCD को कवर किया गया है, लेकिन अगर 80CCD का आपने 80C में डिडक्शन ले लिया तो 80CCD के अंदर नहीं ले सकते, और 80CCD में ले लिया तो 80C के अंदर नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेक्शन नंबर 80CCE, जो कि 80C वाले पॉइंट्स हमने जो भी देखे उन सबसे रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। सेक्शन नंबर 80CCE क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। बोला जा रहा है कि जो डिडक्शन आपने 80C के अंदर लिया वो लिख लीजिए, जो डिडक्शन आपने 80CCC के अंदर लिया वो लिख लीजिए, जो डिडक्शन आपने 80CCD के अंदर लिया उसमें से एम्प्लॉयर वाले को छोड़ देना, और वो 50,000 का जो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना उसको छोड़ देना। मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, जो 80CCD का आपको लेना है वो आपका यहाँ पे ये वाला लेना है, एम्प्लॉयर का नहीं लेना है, और आपको कौन सा नहीं लेना है, ये 50,000 वाला नहीं लेना है। मतलब ये जो नीचे हमने लिख के रखा है ना ये वाला पॉइंट, इसकी बात हो रही है, इसको आपको वहां लेके जाना है। सिमिलरली इंडिविजुअल्स के केस में कौन सा आप लेके जाएंगे, ये वाला, ठीक है। 50,000 वाले को छोड़ दो और एम्प्लॉयर का छोड़ दो, तो ये वाला यहाँ से अगर इंडिविजुअल है नॉर्मल और एम्प्लॉय है तो ये वाला आपको लेके जाना है वहां पे। क्या बोल रहा है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि 80CC, CCC, CCD ये तीनों में टोटल मिला के 1,50,000 से ज़्यादा डिडक्शन नहीं लिया जा सकता। हर एक के अंदर स्पेसिफिकली 1,50,000 की लिमिट है, लेकिन एट लास्ट बोल दिया गया कि ये तीनों में आप मैक्सिमम कितना डिडक्शन ले सकते हैं, सिर्फ 1,50,000, उससे ज़्यादा डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा 80CCD का हमने एडिशनल वो जो 50,000 वाला है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो आपको 1,50,000 के ऊपर मिलता है तो ये 50,000 मिलेगा आपको, और साथ साथ जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वाला हमने देखा है वो भी आपको मिलेगा 80CCD के अंदर, वो अलग से आपको मिल जाएगा। इतना पूरा आपको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C, 80CCC एंड 80CCD। तो यहाँ तक आपको 1,50,000 का मिलेगा, यहाँ आप मैक्सिमम 50,000 तक का ले सकते हैं, और यहाँ आप मैक्सिमम 10% और 14% ऑफ सैलरी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको टोटल लिमिट है। आई होप क्लैरिटी आई हो, विद एग्जाम्पल हम समझेंगे आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। सो हमने अभी क्या क्या डिस्कस किया, हमने पूरा 80C डिस्कस किया, 80CCC डिस्कस किया एंड 80CCD डिस्कस किया। इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल हमको देखना है। सो एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है, मैं आपको बोल रही हूँ एक बार खुद से ट्राई करके आइए। पूरा थ्योरी मैंने पढ़ा दिया, एक बार एग्जाम्पल खुद से ट्राई करके आइए। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता है तो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं चाहती हूँ आप खुद से एक बार ट्राई करें। एग्जाम्पल हमारी बुक में दिया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 3, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, और ये एग्जाम्पल ज़रूर ट्राई कीजिए। बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो हम अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। So that's it. See you all in the next video.